तो अब मेरे को करना क्या है कि एक नया पेज लेता हूँ मैं, इसको ख़त्म करते हैं, ये इतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ बता दी। तो अब मेरे को क्या करना है कि एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, नहीं मेरे को एक ड्रॉप डाउन लेना है, वो ड्रॉप डाउन में सब एलिमेंट डेटाबेस से आएगा। तो कौन सा एलिमेंट, ये काया, साफसा, थिंकिंग कैप, ये आएगा। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो नीचे इसकी डिटेल आएगी, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन और उसका प्राइस, ये दो चीज़ इसके सिलेक्शन पे आएगा ड्रॉप डाउन पे। समझा क्या बोला मैं? ठीक है, देखते हैं। तो एक न्यू पेज मेरे को ऐड करना है। तो न्यू पेज कैसे ऐड करूँगा सीमा? मेरे को एक नया पेज बनाना है, कैसे बनाऊँगा? अभी नया पेज बनाना है मेरे को। बोलना नया पेज कैसे बनाऊँ? पूछ रहा हूँ कुछ मैं। नया पेज कैसे बनाऊंगा मैं? अर्षद, नया पेज मेरे को बनाना है, कैसे क्या करूँगा मैं? नया पेज बनेगा तो वो व्यू किसके लिए होगा? हाँ तो पहले एक्शन मेथड ऐड कर। वो तो मैं बोला नहीं ना, वो तो आंसर ही दिया ही नहीं उसने, उसके आंसर देते देते तो मैं लिख दिया। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक एक्शन मेथड ऐड करना पड़ेगा, शो डाटा। उसके लिए एक व्यू ऐड करना पड़ेगा, ब्लैंक व्यू होगा, कोई मॉडल से कनेक्ट नहीं होगा वो, क्यों? समझे ना, कोई मॉडल से कनेक्ट करने की जरूरत क्या है? या मॉडल से कनेक्ट करके उसमें डेटा भर देता हूँ मैं। हाँ चलो ठीक है, मॉडल से कनेक्ट किया, एम्प्टी व्यू रहेगा, व्यू एम्प्टी रहेगा लेकिन मॉडल से कनेक्ट रहेगा। समझा ना क्या बोला मैं? तो अब मेरे को ड्रॉप डाउन में वैल्यू फिल करना है। तो ड्रॉप डाउन में वैल्यू फिल करने के लिए मॉडल से मेरे को ड्रॉप डाउन में वैल्यू फिल करना है। तो कैसे फिल करूँगा मैं? @HTML डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट या ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर, दोनों वे से कर सकता हूँ मैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट लिया मैं, उसका नेम दे दिया। यहाँ पे हम लोग अच्छा सा नेम देंगे उसका, CBO नेम्स, ये ड्रॉप डाउन का नेम होगा। क्यों ये ऐसा दे रहा हूँ? jQuery में इसको यूज़ करना पड़ेगा। जो यहाँ पे नेम दोगे वो वहाँ पे ID बनेगा, तो वो ID मेरे को jQuery में लगेगा। समझ में आ रही ना लिंकिंग अभी? हाँ, कॉमा ऑप्शन लेबल। ऐसा होता है ना ड्रॉप डाउन में 1 2 3 4 सेलेक्ट करने का, लेकिन एक होता है ऑप्शन लेबल, सेलेक्ट एनीवन पहला, तो वो ऑप्शन लेबल होता है। ठीक है, ये आई इनुमरेबल ऑफ सेलेक्ट लिस्ट, तो ये कहाँ से आएगा? तो ये यहाँ से आएगा। मैंने लिखा न्यू, तो मसला हो गया इसमें, फॉर लेना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर मैं लूँगा तो मेरे को मॉडल में एक एक करके नेम मिलेगा, नहीं मॉडल में पूरे ऑब्जेक्ट मिलेगा। वो पूरे ऑब्जेक्ट में से मैं देखते हैं, ट्राई करते हैं। CBO नेम्स कॉमा, उसके बाद यहाँ पे मेरे को न्यू सेलेक्ट लिस्ट में डेटा कहाँ से आएगा? तो लिस्ट में डेटा कहाँ से आएगा? वो मॉडल में से आएगा। तो मेरे पास पड़ा है मॉडल में से आएगा। ठीक है, अब दिखेगा क्या? दिखेगा नेम, लेकिन सेलेक्ट होकर जब सबमिट होगा तो जाएगा क्या? ID। दो चीज़ होती है, ये इससे पहले बताया था मैं। इससे पहले जब यस नो सेलेक्ट करना था तो दिखता था इतना बड़ा टेक्स्ट, पार्टी इनवाइट्स, याद है पार्टी इनवाइट्स? किसी को जब दिखता था वहाँ पे क्या कि यस आई विल कम, इतना बड़ा टेक्स्ट, लेकिन वहाँ पे जाता था क्या? ट्रू। कुछ याद है? हाँ, तो उसकी वैल्यू और उसका टेक्स्ट दो होता था ना। सेलेक्ट में एक होता था वैल्यू, एक होता था टेक्स्ट, और एक होता था वो सेलेक्ट है कि नहीं है। 3 वैल्यू थी। मैं तुम लोग को .NET के कोड में जाकर बताया था कि 3 प्रॉपर्टी है।
तो वो तीन प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो सिलेक्टेड वैल्यू, कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज करूँगा, तो स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा वैल्यू और टेक्स्ट वैल्यू। डेटा वैल्यू जो सबमिट होगी वो, टेक्स्ट वैल्यू जो दिखेगी वो, तो दिखना चाहिए नेम, जाना चाहिए आईडी। तो मेरे को अभी नाम तो दोनों का याद नहीं है, तो मेरे को मॉडल में से देख के लेना पड़ेगा उसको। आई इन्यूमरेबल ऑफ प्रोडक्ट, तो मॉडल में जाके चेक कर लो आईडी के लिए क्या था और नेम के लिए क्या था। आईडी के लिए प्रोडक्ट आईडी है, नेम के लिए खाली नेम है। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, डेटा वैल्यू, तो वैल्यू क्या सबमिट होना चाहिए, प्रोडक्ट आईडी, और दिखना क्या चाहिए, नेम। ये ऐसा कुछ है। अभी अगर किसी को नहीं समझा तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट लिखा, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में फर्स्ट पैरामीटर बताओ ड्रॉप डाउन का नाम क्या रहेगा, तो वो तो सिंपल है, वो ये तो मेरे ख्याल से सबको समझ गया होगा। दूसरे पैरामीटर में क्या बताना रहता है, जो उसमें लिस्ट आने वाली है ना वो, तो वो किसका ऑब्जेक्ट रहता है, सेलेक्ट लिस्ट का। ड्रॉप डाउन की जो लिस्ट आती है वो सेलेक्ट लिस्ट के अंदर होती है। सेलेक्ट लिस्ट का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाते हो तो वो बोलता है कि एक्चुअल डेटा कहाँ से आएगा वो बताओ। तो एक्चुअल डेटा कहाँ से आएगा, मॉडल में से। मॉडल क्या है, आई इन्यूमरेबल ऑफ प्रोडक्ट, तो पूरे प्रोडक्ट इसमें आ जाएंगे। तो पूरी प्रोडक्ट की वो आएगी, आईडी भी आएगा उसके अंदर, नेम भी आएगा, प्राइस भी आएगा, फलाना ढिमाका सब आ जाएगा। मेरे को सब चाहिए नहीं, मेरे को उसमें से वैल्यू जो डिस्प्ले करना है, वैल्यू मतलब कौन सी, सेलेक्ट होने पे जो जाएगी वो। टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो डिस्प्ले करना है, जो दिखेगी वो, तो दिखना चाहिए नेम, जाना चाहिए प्रोडक्ट आईडी। देखते सिर्फ इतना रन करके देखते कि एक ड्रॉप डाउन बनना चाहिए और उसमें वैल्यू आना चाहिए। लेकिन मॉडल को तो वैल्यू मिलना चाहिए ना, पहले मॉडल को वैल्यू मिलेगी जब तो यहाँ आएगी। तो मॉडल को वैल्यू कैसे मिलेगी, एक्शन मेथड से। तो ये मेरा एक्शन मेथड में आया, मैं एक्शन मेथड में जो हम लोग यहाँ पे किए बराबर ना, वही गेट ऑल करूंगा ना वापस से मैं, और फिर इसमें ही मॉडल पास कर दूंगा। वही गेट ऑल किया और वापस से मॉडल पास कर दिया इसके अंदर, खत्म कहानी। समझा क्या? सर्विस में गेट ऑल में क्या करेगा, गेट ऑल में जाके वो एंटिटी फ्रेमवर्क में डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। डीबी कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट से क्या करेगा, प्रोडक्ट्स प्रॉपर्टी कॉल करेगा, उसमें प्रोडक्ट की लिस्ट निकालेगा, प्रोडक्ट की लिस्ट निकाल के मॉडल में डालेगा। प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, जो डेटाबेस से आया है वो किसको चली जाएगी, शो डेटा के व्यू को चली जाएगी। शो डेटा के व्यू को जब वो वैल्यू जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगी, वो वैल्यू मॉडल में आके सेव हो जाएगी इसके अंदर। इसमें से प्रोडक्ट आईडी और नेम एक एक लूप चलते चले जाएगा। मैं लूप नहीं लगाया हूँ लेकिन सेलेक्ट लिस्ट लूप लगाएगा, वही तो खास बात है सेलेक्ट लिस्ट की। नहीं तो मैं लूप भी लगा सकता था वहाँ पे, बिना लूप लगाए पूरा ड्रॉप डाउन फिल हो जाएगा। समझा? समझा क्या? तो मेरे को क्या रन करना रहेगा, मेरे को रन करने के लिए शो डाटा करके एक्शन मेथड कॉल करना पड़ेगा। लिस्ट की जगह पे क्या कॉल करना पड़ेगा, शो डाटा। मेरे को समझ में आएगा फॉन्ट छोटा क्यों है, अभी करता हूँ सही, पहले इसको आने दो। अपना प्रोडक्ट है ना कंट्रोलर का नेम, आया? छोटा क्यों आ रहा है फॉन्ट, वो देखो। इसको डिलीट कर दो यार।
नहीं चाहिए मेरे को, बूटस्ट्रैप का ड्रॉप डाउन चाहिए। तो महंगा वाला कैसे करूँगा उसको? बूटस्ट्रैप का ड्रॉप डाउन ऐड करने के लिए बूटस्ट्रैप के फॉर्म कंट्रोल की क्लास डालना पड़ता है। तो न्यू लिखा। अब देखो मैं ऐसे यहाँ पे ऐड करके बताता हूँ कैसे होएगा वो। यहाँ पे आया मैं, कोई मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ पे आया मैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया। अगर मैं एक क्लास ऐड करता हूँ ना तो बूटस्ट्रैप का कंट्रोल बन जाता है। वो क्लास कौन सी है वो देखो, ये सेलेक्ट टैग है। तो सेलेक्ट टैग को मैं F2 करके एडिट कर दिया। मर जाता है ये करके। F2 करके एडिट कर दिया। यहाँ पे लिखा क्लास वो भी नहीं रहा एडिट। क्लास इज इक्वल टू क्या लिख दिया, फॉर्म कंट्रोल। याद है क्या ये क्लास? फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप, बूटस्ट्रैप जब शुरू किया था पार्टी इनवाइट्स के अंदर सब बताया था मैंने। तो इसको मैं बना दिया। तो ये देखो कैसा हो गया, ये हो गया महंगा वाला। ये देखो अब स्क्रीन अगर छोटी भी होती है, ये बताया था मैंने, मेरे को याद नहीं है। तो अब ये कैसे हुआ? ये क्लास ऐड करने की वजह से हुआ, फॉर्म कंट्रोल। तो अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो फिर से ये क्लास उड़ जाएगी, क्योंकि मैं तो सिर्फ यहाँ पे एडिट किया हूँ ना ब्राउजर में। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये वहाँ से ही ऐड होके आना चाहिए। तो जब तुम रेजर से कोई कंट्रोल बनाते हो तो क्लास कैसे ऐड करोगे? तो क्लास क्या, कोई भी HTML एट्रीब्यूट अगर तुमको एक्स्ट्रा ऐड करना है रेजर में तो उसके लिए ऑप्शन रहता है यहाँ पे जब तुम ये लिखोगे ना कॉमा, तो देखो क्या देगा, HTML एट्रीब्यूट्स। तो वो HTML एट्रीब्यूट्स ऐसे लिखने का, न्यू लिखने का, ब्रैकेट लगाने का, कौन सा एट्रीब्यूट ऐड करना है, क्लास। अलग है बताया हूँ मैं। तो क्लास कीवर्ड है, तो क्लास कीवर्ड को प्रिवेंट कैसे करूँगा मैं? क्लास कीवर्ड है ना, तो अब यहाँ पे क्लास अलग है, C# की क्लास अलग है, तो इसके लिए मैं @ लगा देता हूँ। बताया था मैं, मेरे को याद नहीं है, शायद कुछ याद ही नहीं रहता। यहाँ पे लिख दूंगा मैं फॉर्म कंट्रोल। अभी मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको रिफ्रेश किया। कहाँ गया? इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो ये सादा टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा वापस से। अब मैं सेव करके इसको वापस रिफ्रेश किया। अब ये ऑटोमेटिक वो क्लास इंसर्ट होके आएगी। देखो आ गई यहाँ पे, दिखा? रिफ्रेश करने के बाद अब वो रेजर भेजेगा वहाँ से क्लास। समझा क्या? हाँ। तो अब मैं चाहता क्या हूँ कि इधर पे क्लिक करने के बाद ये ड्रॉप डाउन थोड़ा छोटा होना चाहिए। पहले तो मेरे को वही करना है, तो ज़्यादा महंगा हो गया। तो इसको एक डिव में डाल दो। उसकी स्टाइल में उसकी विड्थ सेट कर लो। विड्थ इज इक्वल टू विड्थ कोलन 50%। तो ये हाफ हो जाएगा। समझा क्या? ये सब बहुत गंदा दिखता है, ये इसमें अच्छा दिखता है। ये देखो, समझ में आया क्या? तो ये हाफ हो गया। अब हाफ काफ़ी है ना। अब इसको मैं, हाँ अभी इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट किया वापिस।
अब देखो ये आधा हुआ तो उसका हाफ हो गया हो, ऑलवेज हाफ रहेगा, मतलब स्क्रीन कितनी भी छोटी बड़ी हो दिखेगा वैसे ही जैसा दिखना चाहिए पेज। तो सेलेक्ट में गया मैं, ऑप्शन में गया तो देखो ऑप्शन में क्या दिखा रहा है वो देखो बहुत, ऑप्शन में यहाँ कायक दिखा रहा है लेकिन वैल्यू क्या दिखा रहा है 1, प्रोडक्ट आईडी। समझ में आया ना, डिस्प्ले और वैल्यू एट्रीब्यूट, तो ये वैल्यू एट्रीब्यूट है, ये टेक्स्ट एट्रीब्यूट, समझा? वैल्यू एट्रीब्यूट टेक्स्ट एट्रीब्यूट का डिफरेंशिएशन क्या है? तो ये कैसे आया, ये कैसे आया समझा? वो जो सेलेक्ट लिस्ट के अंदर मैं 2 कॉपी पेस्ट करके लिखा था वो उसकी वजह से, तो ये उसकी वजह से ड्रॉप डाउन तो बन गया मेरा, ड्रॉप डाउन मेरा बन गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँ, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो इसका आईडी लेके जाना चाहिए एक एक्शन मेथड में, वहां से फिल्टर करके लेके आना चाहिए एक रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड नीचे डीप में डिस्प्ले करना चाहिए, बराबर ना? ऐसे ही कुछ मतलब वो रहेगा मेरा, क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट, ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है नॉर्मली। तो मेरे को करना क्या पड़ेगा, इसको मैं 2-3 तरीके से कर सकता हूँ। अगर मेरे को सिर्फ वैल्यू ही वैल्यू डिस्प्ले करना है कि खाली वैल्यू दिख जाए मेरे को कि इसकी प्राइस क्या है, कुछ छोटा सा कुछ दिखना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं पता है? उसके लिए हम लोग सिर्फ एक वैल्यू 1 भेजा, मैं 1 के बेस पे जो 2-3 वैल्यू मेरे को लगी वो वापस मैं jQuery से भेज देता हूँ जेसन के फॉर्म में, यहाँ पे मेरे को मिल जाती है। लेकिन अगर मेरे को करना है कि पूरा फॉर्म एक दिखना चाहिए नीचे, मतलब उसके सेलेक्ट करने पे पूरा एक नीचे फॉर्म आना चाहिए, तो उसके लिए मेरे को लेना पड़ता है एक पार्शियल व्यू। तो पार्शियल व्यू का फंडा कैसा है? पार्शियल व्यू एक छोटा सा व्यू होता है जो दूसरे व्यू के अंदर रेंडर होता है। पार्शियल व्यू एक छोटा सा व्यू होता है जो दूसरे व्यू के अंदर रेंडर होता है। तो पार्शियल व्यू रेंडर करने का फंडा कैसा? अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मैं इसको सेलेक्ट किया तो एक फंक्शन कॉल होगा, तो वो फंक्शन कैसा होगा? वो फंक्शन में आईडी हम लोग इंसर्ट कर देंगे इंटीजर फॉर्म में। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट किया सेकंड वाला, तो आईडी 2 जाएगी, तो ये 2 लेके मैं जाऊंगा डेटाबेस से, मेरे पास गेट ऑल कॉल करूंगा, गेट ऑल में जहाँ पे आईडी 2 होगी वहां से एक ही वैल्यू मिलेगी मेरे को, वो वैल्यू जो मेरे को मिलेगी ना वो मैं एक व्यू को रिटर्न कर दूंगा, वो मैं एक व्यू को रिटर्न कर दूंगा। वो व्यू जो होगा वो पार्शियल व्यू होगा जो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यहाँ से मैं कुछ तो फिल्टर करूंगा ना, ये आईडी के बेस पे एक रिकॉर्ड मिलेगा, वो एक रिकॉर्ड को एक मॉडल के अंदर डालूंगा मैं, वो मॉडल को मैं एक व्यू को दे दूंगा, वो व्यू को मैं ला के इधर पे डिस्प्ले कर दूंगा। तो एक ऐसा व्यू जो एक दूसरे व्यू, ये तो खुद ही शो डेटा तो एक व्यू है, शो डेटा के अंदर एक दूसरा व्यू जो दिखेगा वो होता है पार्शियल व्यू। समझ में आया? तो पहले मैं एकदम सिंपल चीज बताता हूँ, इसको सेलेक्ट किया मैं, इसके सेलेक्ट करने पे नीचे कुछ इम्पैक्ट दिखेगा, डेटाबेस वगैरह का कुछ नहीं, डेटाबेस वगैरह का कुछ नहीं बोल रहा मैं, सीधा इम्पैक्ट, मतलब इसको सेलेक्ट किया तो ट्रू, जो सेलेक्ट किया वो दिखना चाहिए, जो सेलेक्ट किया वही नीचे आके दिखना चाहिए। अब नींद आ रही है, देखो भी सबको नींद आ रही है, कहानी खत्म हो गई पढ़ते पढ़ते दोपहर में, लगता है मेरे लेक्चर रोकना पड़ेगा लोगों की हालत देख के निकल ऐसे बैठे बैठे ऐसे सबसे ज्यादा झूल रहा वही है। अर्शद भी थोड़ा झूला लेकिन अर्शद जाग गया। अभी ठीक है तो बीच में झूल रहा था ना, वही बोल रहा हूँ। मुझे बहुत देर से मेरा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मैं पब्लिक क्या उससे बैठी है पता है, वीडियो तो चालू है ना। वो बहुत बड़ा था, जाके देखिए होने दे यार, बताऊं कि छुट्टी दे दूं? इंटरेस्टिंग है ना ये, थोड़ा इतना इंटरेस्टिंग है, तुम लोग सो रहे हो ना मेरे को टेंशन होता है, मेरे को लगता है कि मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ, हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये अगर थोड़ा सा समझे। वो जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, तो एक सिंपल सी चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे इसको सेलेक्ट किया तो इसका कुछ इवेंट कॉल होगा ना, तो इसके लिए पहले jQuery लिखना पड़ेगा तुमको, एकदम सादी चीज़। तो इसके लिए jQuery कैसे लिखोगे, ये ड्रॉप डाउन है, इसके लिए jQuery लिखना है, तो इसके लिए मैं ऊपर स्क्रिप्ट टैग लिखूंगा, बराबर, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट। इधर jQuery लिखने के लिए हमेशा जो हम लोग लिखेंगे वो
क्या डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, तो उसमें एक फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो होना क्या चाहिए, वो ड्रॉप डाउन का आईडी, मतलब मेरे को अब ड्रॉप डाउन देखना है ना, वो ड्रॉप डाउन के ऊपर काम करना है, तो ड्रॉप डाउन का नाम, तो ड्रॉप डाउन का नाम कैसे मालूम पड़ेगा मेरे को, मतलब उसका आईडी कैसे मालूम पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे आने का, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आईडी कॉपी कर लेने का, आईडी का है ये, बराबर बराबर ना, सीबीओ नेम डॉट, अब जब टेक्स्ट बॉक्स में था तो मैं क्लिक लिखा था, यहाँ पे क्या रहेगा डॉट चेंज, जैसे चेंज होगा तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। अब चेंज होगा तो मैं चेंज पे अलर्ट बताता हूं तुम लोगों को, चेंज पे जो भी चेंज हो रहा है ना वो अलर्ट में दिखना चाहिए, तो अलर्ट में जो सेलेक्ट हुआ है वो वैल्यू दिखा, जो भी सेलेक्ट हुआ है ना नेम में वही वैल्यू अलर्ट में दिखेगी। एरर आया कुछ, क्या आया, गया, टू 4 1, बात समझ में आ रही है क्या, दिख रहा क्या है उसको कायक, लेकिन अंदर जा क्या रहा है 1 2 3 4 आईडी, हम लोग तो आईडी पे ही काम करते हैं ना एक्चुअल में, बात समझ में आ रही, तुम लोग को फ्रंट एंड में कुछ भी दिखता है लेकिन इंटरनली क्या होता है वो समझो, इंटरनली होता है उसका आईडी जो इंटरनल प्रोसेस के लिए यूज होता है, तो उसका आईडी ही जाएगा, तो अब मेरे को आईडी मिल जा रहा है वो फंक्शन के अंदर, तो वो आईडी को मेरे को एमवीसी के एक्शन मेथड में भेजना है। अब कमाल आ गया, मतलब अब क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का रिलेशन, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इवन इंटरव्यू में तुमसे हमेशा पूछेंगे कि तुम क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के रिलेशन के लिए क्या क्या यूज़ करते हो, इंटरव्यू में पूछते हैं हमेशा, तो उसमें 3 फंक्शन है, एक है $.ajax जे क्वेरी का, $.ajax, इंटरव्यू में जे क्वेरी में एमवीसी में सिर्फ यही क्वेश्चन अभी तक पूछे, 3 से 4 जगह यही क्वेश्चन, बाकी और कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी ये वो सब, अगर तुमको ये पता है जो मैं बता रहा हूँ तो बाकी सब तो पता ही होगा। तो 3 फंक्शन यूज होता है, किसके लिए, क्वेश्चन क्या रहेगा कि हाउ कैन आई कॉल एमवीसी एक्शन मेथड यूजिंग जे क्वेरी, हाउ कैन आई कॉल एमवीसी एक्शन मेथड यूजिंग जे क्वेरी, तो कैसे कॉल करूंगा मैं, तो 3 मेथड है, 3, एक है $.ajax, एक है $.getJSON, एक है $.get, समझ में आया क्या बोला मैं, $.ajax, how can I call MVC action method using jQuery, how can I call MVC action method using jQuery, समझ में आया क्या बोला मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब ये 2-3 साल वाले लोग जो एक्सपीरियंस वाले रहते हैं ना उन लोग से ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, $.ajax, getJSON और $.get, नहीं जल्दी getJSON JSON रे, J लिख SON, ये देखो, तो मैं क्लिक किया, ये अब ये आईडी मेरे को पास करनी पड़ेगी, तो ये सिर्फ ये जो 3 फंक्शन में तुमको बताया ये सिर्फ कॉल करने के लिए यूज होता है, और एक चीज, एक किसके लिए यूज होता है, मेरे को
एमवीसी का पार्शियल व्यू लोड करना है jQuery से, मतलब एक व्यू लोड होना चाहिए। तो मैं तो अभी तुमको सिंपल बता रहा हूँ कि कॉल करूँगा, कुछ रिस्पॉन्स आएगा, वो रिस्पॉन्स मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, मैं ये बोल रहा हूँ। अगर मेरे को व्यू लोड करना रहेगा तो मैं क्या करूँगा, व्यू लोड करना रहेगा तो उसके लिए फंक्शन है id.load, वो भी लिखो id.load, पार्शियल व्यू रेंडर करने के लिए या पार्शियल व्यू लोड करने के लिए। तो id.load करके फंक्शन है, id.load, id.load, बस उतना ही फंक्शन। लोड में हम लोग यूआरएल डाल देते हैं एक्शन मेथड का, जिसका रिटर्न टाइप पार्शियल व्यू रहता है, एक्शन रिजल्ट नहीं होता है, उसका रिटर्न टाइप पार्शियल व्यू, पार्शियल रिजल्ट होता है। तो वो लोड फंक्शन कॉल होता है तो सीधा वो व्यू बना के दे देता है नीचे, मतलब नीचे व्यू दिखने लगता है कुछ वैल्यू आने की जगह पे। पार्शियल व्यू रिजल्ट, जैसे व्यू रिजल्ट है ना, तो ऐसे पार्शियल व्यू रिजल्ट लेना पड़ता है। वो तो मैं बताऊंगा, फंक्शन खाली jQuery का बता रहा हूँ मैं। लोड फंक्शन यूज होता है उसके लिए। तो करना क्या है मेरे को, ये आईडी में लिया 2, तो ये 2 चले जाना चाहिए एक्शन मेथड के अंदर। अब एक्शन मेथड में आईडी कैसे जाती है, हाँ टाइम डाटा नहीं, एक्शन मेथड में आईडी कैसे जाती है, ये तो कॉमन क्वेश्चन। हाँ तो वो कहाँ से जाती है, यूआरएल से, एग्जैक्ट, समझा ना। तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसा यूआरएल बनाऊंगा जिसमें मेरा कंट्रोलर का नेम होगा, एक्शन मेथड का नेम होगा, और ये जो सेलेक्ट होकर मेरे को जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ ना पॉपअप में, उसको कॉन्कैट करूँगा यूआरएल में और उसको कॉल करूँगा। जैसे मैं उसको कॉल करूँगा तो ये आईडी कहाँ चला जाएगा, वो तुम्हारे एक्शन मेथड के पैरामीटर में, वहाँ से उसको निकाल के मैं दे दूंगा डेटाबेस को, फिल्टर करके लेके आएगा, जो रिजल्ट मिलेगा उठा के वापस फेंकूंगा क्लाइंट साइड। नहीं समझा, कुछ समझा क्या, कुछ फालतू चीज बोल दिया मैं, हाँ कुछ नया बोल दिया। तो अब मेरे को करना क्या है, एक यूआरएल बनाना है, इधर देखो, एक मेरे को करना क्या है, अब यूआरएल बनाना है। तो मैं एक वेरिएबल ले लिया यूआरएल, ठीक है। तो वो यूआरएल कैसा होगा, वो यूआरएल में पहले होगा स्लैश, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये ऐसा होगा स्लैश, ठीक है। स्लैश के आगे कंट्रोलर नेम, उसके आगे मेरा एक्शन मेथड का नेम। तो मैं अभी एक एक्शन मेथड बनाऊंगा उसके लिए, तो उसका नेम मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। तो मेरे को क्या करना है, मेरा मेन फंडा क्या है कि प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसका प्राइस आ जाना चाहिए, खाली प्राइस, एक वैल्यू, ठीक है। तो प्राइस अभी एक वैल्यू बताओ, बाद में पार्शियल व्यू कैसे रेंडर करना है वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तुम लोग सोते रहोगे तो सोने में वो चला जाएगा प्रोडक्ट की, फिर जब वो बताऊंगा तो फिर से ये चीज़ रिपीट होगी, तो 2 बार हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट, अब मैं लिया गेट प्राइस, एक्शन मेथड, गेट प्राइस में किसका प्राइस, वो आईडी यहाँ पे आएगा। तो आईडी कहाँ से आ रहा है, कॉन्कैट करो, यही है ना वो आईडी। बराबर। तो इसको हम लोग अभी अलर्ट में डिस्प्ले करके देखते हैं क्या डिस्प्ले हो रहा है। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, अगर इसमें थोड़ा गड़बड़ है ना, तो इसको अगर ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। @URL.action, एक्शन मेथड का नेम क्या है, गेट प्राइस, बराबर ना। इससे ना गड़बड़ नहीं होती है, वो खुद बनाता है यूआरएल, तो स्लैश स्लैश वाला मसला ही खत्म है, सोचना नहीं पड़ेगा मेरे को। फिर उसके बाद कंट्रोलर का नेम क्या है, प्रोडक्ट, उसके बाद राउट वैल्यू आएगी ना, आईडी इक्वल्स, राउट वैल्यू कहाँ से आ रही है, नहीं समझा क्या बोल, पहले प्रोडक्ट रहेगा तो गेट प्राइस चाहिए ना, प्रोडक्ट में कंट्रोलर है, इसके हिसाब से लूंगा ना पैरामीटर में क्या है,
एक्शन मेथड कंट्रोलर राउट वैल्यू, नहीं समझे? तो ये एक्शन मेथड, ये कंट्रोलर, अब राउट वैल्यू चल रही है अभी। ठीक है, ये डॉलर इसको मिल नहीं रहा है, प्रॉब्लम ये है। ये कैसे करूँ? चलो इतना देखता हूँ मैं, ये इतना किया तो इतने से जो यूआरएल बनेगा क्या बनेगा? प्रोडक्ट स्लैश गेट प्राइस, ये इतना बनेगा। उसके आगे कॉन्कैट करेंगे हम लोग। तो मैं लिखा यूआरएल इज इक्वल टू यूआरएल प्लस स्लैश प्लस कंट्रोल वी। ऐसा कर सकता हूँ, जो यूआरएल बना उसके आगे आईडी जोड़ दिया। अब उसको देखते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। अलर्ट में आया ही नहीं कुछ। गेट प्राइस शो डेटा वाला किया चेंज करना नहीं, अभी शो में ही रहूँ ना मैं। अभी ये तो शो डेटा का ही काम चल रहा है। शो डेटा में ही वो यूआरएल दिखेगा, अभी कॉल नहीं होगा। खाली अलर्ट में दिखना चाहिए था वो यूआरएल, लेकिन दिखा नहीं। इधर पे अलर्ट में आ रहा है क्या? नहीं, मतलब ये एरर दे रहा है, ये इसमें गड़बड़ है। बताओ, ये नहीं रहेगा। मतलब लिखना ही पड़ेगा मेरे को। स्लैश प्रोडक्ट स्लैश गेट प्राइस है ना? ये हो गया। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, 3 आया। अब देखो प्रोडक्ट स्लैश गेट प्राइस 3 आ गया, स्लैश नहीं आया। तो पहले ही चेक कर लेने का। अभी मैं कॉल करता था एमवीसी का एक्शन मेथड, कॉल नहीं होता ना, तो स्लैश नहीं आया वहाँ पे। तो स्लैश में लगाया नहीं तो कहाँ से आएगा? समझ में आया ना? वो इसके लिए पहले चेक कर लो कि पहले जो यूआरएल मेरे को चाहिए वो बन भी रहा है कि नहीं। हाँ, अब बन रहा है जो यूआरएल मेरे को चाहिए। अब ये यूआरएल को तुम कॉल कर लोगे। तो जब वो यूआरएल को कॉल कैसे करोगे? तो जो 3 फंक्शन लिखा है ना, एग्जैक्ट उससे करोगे। समझ में आया क्या? तो $.getJSON से मैं अभी यूज़ करता हूँ। तो $.getJSON में क्या कैसे यूज़ करेंगे इसको? तो यहाँ पे मैं लिखा $.getJSON। इसमें क्या पास करना है? यूआरएल पहला, तो यूआरएल पास कर दिया। फिर क्या पास करना है? यूआरएल में जो डेटा जाने वाला है ना वो, ठीक है। तो अब यूआरएल में जो डेटा जाने वाला है वो मेरे को पास करना, लेकिन डेटा तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उसके साथ में, मतलब कुछ नहीं, नल। उसके बाद फंक्शन अगर सक्सेसफुली कॉल हो गया तो यहाँ क्या होना चाहिए? अगर सक्सेसफुली कॉल हो गया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। ये किसको नहीं समझा? ये नहीं समझा तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि
कनेक्शन का यही पॉइंट है। क्या वो फंक्शन डेटा ले लेके प्राइसिंग डेटा गेट जेसन में कॉल किया, ठीक है। पहला पैरामीटर किसके लिए, यूआरएल बताओ, तो मैंने बोला प्रोडक्ट में गेट प्राइस में आईडी लेके चले जा, वो गया, कुछ तो एग्जीक्यूट कर दिया, वहां से रिटर्न आई कुछ वैल्यू, वहां अब उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, यहाँ पे मैं फंक्शन कौन सा कॉल किया, गेट जेसन, तो उसका रिटर्न टाइप होना चाहिए जेसन रिजल्ट। वो फंक्शन जो मैं बनाऊंगा गेट प्राइस, उसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, जेसन रिजल्ट। ये नल क्यों मैं बोला, वो बोला कि तुमको कुछ डेटा पास करना है क्या, इसमें नहीं पास करना है, मैंने पहले ही पास कर दिया डेटा। फॉर एग्जांपल और डेटा होता तो मैं इधर पास करता, तो मैंने नल पास किया, डेटा कुछ नहीं है आप। और उसने क्या बोला, और उसने बोला कि अगर ये यूआरएल का ये फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, अगर सर्वर पे वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो क्लाइंट पे क्या होना चाहिए, क्लाइंट पे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो सर्वर का फंक्शन जो जेसन रिटर्न करेगा वो कहाँ पे आ जाएगी, डेटा नाम के वेरिएबल में, उसको लेकर मैं आगे इधर प्रोसेस करूंगा। ये यूआरएल एग्जीक्यूट होगा, ये यूआरएल एग्जीक्यूट होगा तो एमवीसी का एक एक्शन मेथड कॉल हो जाएगा गेट प्राइस, गेट प्राइस से जेसन में प्राइस आएगी, वो आके डेटा नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगी। सिंपल, अगर एकदम शॉर्ट में बोलूं मैं, सही क्या समझा, एक बार फिर बोल जो मैं बोला। अदनान मैं क्या बोला, यूआरएल जो तो पास होएगा, फिर उसके बाद जो डेटा ऑलरेडी है नहीं अपने पास, सिर्फ सिंगल ही है, तो इसलिए अपने नल यूज किए, फिर फंक्शन जो क्लाइंट पास हुई वो फंक्शन डेटा में क्या आएगा, डेटा में जो आएगा प्राइस आएगा ना, प्राइस आएगा, प्राइस आएगा। फंक्शन गेट प्राइस कॉल होने के बाद एक्चुअल में वो उसका प्राइस निकलेगा ना, अगर मैं 1 पास किया हूं तो 1 वाले का प्राइस, 2 पास किया हूं तो 2 वाले का प्राइस, 3 पास किया हूं तो 3 वाले का प्राइस, वो प्राइस एक्चुअल में इसमें आएगा। तो वो डेटा को मैं अलर्ट में डाल देता हूँ, वो डेटा को मैं अलर्ट में डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये फंक्शन के अंदर लिखा अलर्ट डेटा। अर्षद जाग गया भाई, मानना पड़ेगा। ठीक है, वो डेटा को मैं अलर्ट, जो भी एग्जीक्यूट होके आएगा वो अलर्ट में दिखेगा। तो अब ये फंक्शन बनाना पड़ेगा मेरे को, ये फंक्शन कॉपी करके इधर प्रोडक्ट कंट्रोलर में बना लो। तो पब्लिक फंक्शन होगा क्योंकि एक्शन मेथड ऑलवेज पब्लिक होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन ही वही है। रिटर्न क्या करेगा, जेसन रिजल्ट। फंक्शन का नाम क्या रहेगा, गेट प्राइस। इसमें आएगा क्या, इंटीजर फॉर्म में आईडी जो यूआरएल से आ रहा है। रिटर्न क्या करेगा, व्यू था तो व्यू रिजल्ट था तो खाली व्यू लिखते थे, जेसन रिजल्ट था तो खाली क्या लिखेंगे, जेसन। इतना तो समझो, इतना बोलने के बाद भी नहीं समझे तो फिर क्या समझे, जेसन। ठीक है, उसमें कुछ और भी पास करना है लेकिन फंक्शन जेसन है। व्यू रिजल्ट था तो व्यू, फाइल रिजल्ट था तो फाइल। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ। अभी जेसन रिजल्ट है तो जेसन, आगे जो भी यूज होगा ना उसमें से रिजल्ट निकाल के वही फंक्शन बन जाता है। कन्वेंशन है एमवीसी का। एक्शन रिजल्ट एक्चुअल में सुपर क्लास है, वो हम लोग ऐसे यूज करते हैं उसकी जगह पे व्यू रिजल्ट यूज होता है। मैं बताया था स्टार्टिंग में एक्शन रिजल्ट और व्यू रिजल्ट के बारे में। अरे बाप, ये सब लोग कौन आ गया, यासर आया, तेरे को पूछने आया क्या। तो गेट प्राइस मैं कॉल किया, तो गेट प्राइस में ये आईडी आई, ये आईडी के थ्रू मैं करूँगा क्या, गेट ऑल करूँगा, बराबर। गेट ऑल किया, गेट ऑल में से कौन सा निकालना है, वेयर एक्स सच दैट एक्स डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स इक्वल्स आईडी डॉट सिंगल और डिफॉल्ट। जो निकलेगा वो एक्चुअल में वैल्यू बनेगी। उसमें से क्या निकालना है, वो एक प्रोडक्ट निकलेगा ना कोई, तो एक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट होगा वो। एक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, बराबर। वो एक प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट में से मेरे को क्या चाहिए, खाली प्राइस। मेरा कंसर्न क्या है, प्राइस से।
अब यहाँ पे देखो जेसन में कैसे डालूंगा उसको मैं। जेसन का पैरामीटर कॉल किया तो उसने बोला कि पहले डेटा बता दो। एक में बोल रहा है डेटा भी बताओ, जेसन का बिहेवियर भी बताओ। एक में बोल रहा है डेटा बताओ, कंटेंट की टाइप बताओ। तो मेरा इससे काम हो जाता है। तो न्यू लिख के मैं डेटा बता दिया। एक्चुअल में न्यू लिख के मैं डेटा बता दूंगा। तो डेटा है क्या? डेटा मेरा बनेगा ये मेरा डेटा बिहेवियर। तो जेसन बिहेवियर डॉट अलाउ गेट रिक्वेस्ट से भी कॉल होना चाहिए वो एक्चुअल में। ऑब्जेक्ट फॉर्म में डालना है उसको, या ऐसे भी डाल सकते हो। जैसे पूरा प्रोडक्ट भेजना होता मेरे को तो उस टाइम पे प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट भेजता, लेकिन अभी प्राइस भेजना है तो खाली प्राइस भेज दिया। तो प्राइस भेजा मैं, ये रिटर्न किया। ये रिटर्न गया किस में? और इसने प्रिंट कर दिया। मैं डिबगर डाल के देखता हूँ, है ना। जब मैं जैसे क्लिक करूँ तो डिबगर आना चाहिए यहाँ पे। कंट्रोल शिफ्ट V किया, समझा क्या? बहुत ज़्यादा पंचायत हो गई। असल में ये है इजी, लेकिन एक लेक्चर में एक साथ इतना कुछ हुआ ना, इसके लिए लग रहा है तुम लोगों को। ये आ गया। अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश हो गया, रिफ्रेश हो गया ये। इसको मैं जैसे सेलेक्ट करूंगा तो कॉल होना चाहिए वो फंक्शन। पहले आईडी आया 3, अभी क्या एग्जीक्यूट हो रहा है? jQuery। फिर उसके बाद क्या आया? URL प्रोडक्ट गेट प्राइस 3। अब ये URL कॉल होगा। ये URL कॉल हुआ तो डिबगर जाना चाहिए। आया डिबगर, आईडी में 3 आया। F10 किया मैंने, एक प्रोडक्ट निकाल के लेके आया। तो उसका प्राइस कितना है? 2000। वो निकाल के अलर्ट में डाल दिया। समझा? समझा? तो मेरे को ऐसा नहीं चाहिए हो। हाँ, वो मेरे को पेज पे दिखना चाहिए। वो मैं नीचे में लूँगा, पार्शियल व्यू नहीं लूँगा मैं अभी फ़िलहाल। पार्शियल व्यू नेक्स्ट टाइम के लिए। यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ, या टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, या टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ लेकिन डिसेबल टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ। तो डिसेबल टेक्स्ट बॉक्स कैसे क्रिएट करूँगा वो भी तुमको आ जाएगा फिर। तो कैसे क्रिएट करते डिसेबल टेक्स्ट बॉक्स, कौन बताएगा? मैं किया क्या? कब? नहीं जे नहीं किया था। रीड ऑनली लिख के हो गया। चलो देखते हैं। तो डिव स्टाइल यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है मेरे को, बराबर ना। जो टेक्स्ट बॉक्स डिसेबल होना चाहिए। तो टेक्स्ट बॉक्स ऐसे लेते हैं हम लोग, HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स, उसका आईडी जो भी नेम होगा जो हम लोग को jQuery में यूज़ करना है। तो मैं लिया txt प्राइस, क्या हुआ? txt प्राइस कॉमा वैल्यू बोल रहा है। तो वैल्यू तो अभी आएगी नहीं, वैल्यू तो बाद में आएगी। तो वैल्यू नहीं, क्या वैल्यू होगी? नल, कुछ नहीं। HTML एट्रीब्यूट, एक HTML एट्रीब्यूट लगता है उसके लिए। रीड ऑनली, क्या लिख रहा हूँ मैं? रीड ऑनली इक्वल्स रीड ऑनली, रीड ऑनली इक्वल्स रीड ऑनली। तो रीड ऑनली हो जाता है, लेकिन ये अब कीवर्ड बन गया C# का @
एडिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक और चीज़ आना चाहिए, महंगा वाला टेक्स्ट बॉक्स भी दिखना चाहिए हो। तो महंगा वाला बनाने के लिए अपने पास है ना इधर, बराबर समझा क्या? ये डिसेबल टेक्स्ट बॉक्स है, एडिट नहीं होगा, डायरेक्ट उसमें प्राइस सेट होगी आगे। हाँ, तो वो प्राइस कब सेट होगी? अलर्ट में डालने की जगह इसमें डाल दूंगा मैं। कैसे? सिंपल एकदम, पूरे सिंपल सिंपल बोल के क्या क्या करना। ये सब अभी अलर्ट अलर्ट निकाल दिया मैं। जो अलर्ट यहाँ पे आ रहा है ना, उसकी जगह मैं क्या करूँगा, वो टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करना है मेरे को, टेक्स्ट बॉक्स का आईडी पता होना चाहिए। वापस गया इधर पे, आईडी पता कर लिया उसका। तो ये टेक्स्ट बॉक्स का आईडी पता कर लिया मैंने। टेक्स्ट बॉक्स का आईडी क्या है? txt प्राइस। तो मैं यहाँ पे लिखा डॉलर डबल कोट्स हैश कंट्रोल वी txt प्राइस डॉट वैल्यू। उसमें वैल्यू जो आना चाहिए वो जो डेटा आ रहा है ना ऊपर से, वो वैल्यू उधर चली जाना चाहिए। ये डिबगर हटा देता हूँ मैं। ये एग्जैक्टली मतलब एक्चुअल डायनामिक एप्लीकेशन है, जो पूरा राउंड ट्रिप मार के आ रही है डेटाबेस से। मतलब क्लाइंट साइड से तुम्हारे कंट्रोल से जेक्वेरी, जेक्वेरी से एमवीसी, एमवीसी से एंटिटी फ्रेमवर्क, एंटिटी फ्रेमवर्क से डेटाबेस, डेटाबेस के कॉल से जेसन, जेसन रिटर्न आके वापस जेक्वेरी, जेक्वेरी से तुम्हारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पूरा। पता नहीं समझा कि नहीं समझा, लेकिन खूब तो अच्छी एप्लीकेशन। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। बोलो। तो ये समझा क्या? तो अब ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। अब जो आगे हम लोग करेंगे ना, उसके अंदर कैसा होगा कि वो वैल्यू लेके जाएगा, तो वैल्यू वापस ला के नहीं देगा अलर्ट में, वो वैल्यू लेके जाएगा और एक पार्शियल व्यू बना देगा नीचे डायरेक्ट। मतलब जैसे हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो नीचे फॉर्म बनेगा, नीचे पूरे व्यू बनेगा एक पार्शियल। अभी कैसा होगा, खाली वैल्यू, मतलब एक वैल्यू जा रही है, एक वैल्यू आ रही है, ऐसा हो रहा है ना अभी। तो अब कैसा होगा कि वैल्यू जाएगी लेकिन पूरा फॉर्म आएगा। हाँ, अब फिर मेरे को टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत नहीं रहेगी। समझ में आया? पैनल शो करते थे हिडन फील्ड डाल के, फॉर्म में जो पैनल शो करते थे हिडन फील्ड डाल के, पैनल हिडन फील्ड में नहीं लगते थे, ऐसे क्लिक कर लो दूसरा पॉपअप आता है, वो अलग चीज़ है। नहीं मतलब वही का इक्विवेलेंट है एमवीसी का इक्विवेलेंट। तू सब बोल रहा हो एमवीसी का इक्विवेलेंट ही बोल रहा है, ऐसा थोड़ी चलेगा। पार्ट के लिए हमने इतनी मेहनत ऐसी पकड़ का किया हूँ वो सब सीखने के लिए। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट, डायरेक्ट खत्म कहानी। ऑप्शन लेबल ऐड करना है ड्रॉप डाउन में मेरे को, तो ऑप्शन लेबल में HTML एट्रीब्यूट है। अब यहाँ सेलेक्ट एनीवन आना चाहिए, आया? तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है अगर वो नहीं लो तो? पहले तो एक सेलेक्ट रहता है, तुमको वन वाला सेलेक्ट करना है तो वन वाले का प्राइस नहीं पता था, क्योंकि ऑन चेंज कॉल नहीं होता।
तो जब भी ये करोगे ना तो ऑप्शन लेबल डालने भूलना मत। समझ में आया क्या? वो तो पहले ही सेलेक्ट है, अब तुम वो सेलेक्ट करके फिर से उसको कॉल करोगे तो वो कॉल नहीं होता है, मतलब चेंज नहीं हुआ ना। तो ऑन चेंज नहीं कॉल हुआ, ऑन चेंज नहीं कॉल हुआ तो फिर वो पूरा ट्रिप शुरू ही नहीं होती है। तो सेलेक्ट अभी ये है, तो अब पहला भी सेलेक्ट करोगे तो वो फिर से कॉल करेगा, ऐसा है। अब अच्छा खासा फास्ट हो रहा है हाँ डेटाबेस से एकदम, ऐसा लग नहीं रहा कि थोड़ी देर के बाद आ रहा है, पूरा ट्रिप मार के आ रहा है ना। एंटिटी फ्रेमवर्क में जाता है वो, गेट ऑल कॉल करता है ना, वो गेट ऑल करके डेटाबेस एंटिटी फ्रेमवर्क से डेटा ला के फिर वो सब करता है। तुम लोग खुद सोचो ना एंटिटी फ्रेमवर्क का फायदा कितना होगा, फटक से डेटा, फटक से वैल्यू, इवन जे क्वेरी का फायदा कितना है। जे क्वेरी तो एकदम अमेजिंग चीज़ ही है एमवीसी के अंदर।